तो प्रभावी वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश, अजय कुमार विशेष के आदेश पर आज सुबह 7 बजे एएसआई टीम, पुरातत्व की टीम वाराणसी, दिल्ली और पटना से आई हुई लगभग 7 बजे से सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दी है। और प्रारंभ के दरमियान लगातार जो सर्वे हुआ है, 5 घंटे का सर्वे चला है। 5 घंटे के सर्वे में ज्ञान वाले क्षेत्र के बाहरी दीवारों का सर्वे कराया गया। उसके साथ साथ व्यासपीठ है और वहां ऐसे जो चिन्ह थे उनका सिस्टम से प्राप्ति कराया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज जो सर्वे कराया जाता है उसको लगभग 12 बजे रोक लगा दी गई है। सर्वे को मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसको पूर्णतः रोक लगा दी और 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ये प्रभावी रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया कमेटी और जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है, इसके मायने में क्या रुख अपनाते हैं, अगला उनका स्टेप क्या होगा और ये जो 26 जुलाई तक प्रभावी रहेगा स्टेट, उसमें क्या कार्रवाई होती है। धर्मेंद्र चौबे, वाराणसी। लोकसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां भाजपा अपना चारों तरफ जो है बूथ पे बूथ मजबूत कर रही है, वहीं अब कांग्रेस ने भी है तैयारी शुरू कर दी है। आज ब्रजलाल खाबरी ने खुद जो है इसकी बैठक करके सारे प्रत्याशियों से कहा है कि वो पूरी तैयारी करें और फील्ड में उतरें। कार्यकर्ताओं को लेकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है जहां जहां गांव देहात और कस्बों में हैं, उनको एकत्रित करके वो लगातार जो है प्रचार शुरू करें और देखें कि अगर किसी की शिकायत है वो भी दूर की जाए और जिससे जो है चुनाव के समय जो है सब एकजुटता से काम कर सकें। और देखना ये होगा कि कैसे कैसे कांग्रेस अब जो है अपनी खोई हुई जमीन वापस लाती है, क्योंकि उसके पास पिछली बार अमेठी जैसी सीट भी जा चुकी है। तो कांग्रेस जो है अपनी पुरानी सीटें हासिल करने के साथ ही नई सीटों पर भी दावा ठोक रही है और उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो जो है लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब देखना यह है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कितना सफल होती है और जनता को उसे कितना समर्थन मिल पाता है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। 2019 लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सानली यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम कदावर नेता, जिसमें साहब सिंह सैनी, हरदोई के पूर्व सांसद अंशुल वर्मा समेत करीब 2 दर्जन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में नेताओं ने शामिल किया है। इतना ही नहीं, साहब सिंह यादव समेत तमाम नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव से मुलाकात करना बहुत मुश्किल है और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी से जितने भी बड़े नेता हैं वो आज छोड़कर चले गए हैं या फिर वहां परेशान हैं। सानली यादव ने तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव अब वहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता समाजवादी पार्टी में। भले ही तमाम पार्टियां महिलाओं के सम्मान को लेकर वायदे तो करती हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा है यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, विचार हैं, पार्टी के जो रीति रिवाज हैं, उनको देखकर प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हूँ और भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है। इसी सब चीजों को लेकर आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। यहाँ तक साहब सिंह सैनी पश्चिम के बड़े नेता माने जाते हैं और सैनी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था वो लोगों से खचाखच भरा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, तब किस प्रकार से समाजवादी पार्टी कैसे प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के जो कदावर नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैमरा आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बैंगलोर में विपक्ष की बैठक के बाद अखिलेश यादव लगातार जिलों के दौरे पर थे। कन्नौज और जालौन के बाद आज लखनऊ में वो प्रदेश कार्यालय पर बैठे और कई पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के कई नेता आज बैठक में शामिल हुए, यानी कि संकेत साफ है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकते हैं। इसके अलावा अबू आसिम ने भी उनसे मुलाकात की और कहा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में उनको भी प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी का प्रत्याशी बनाया जाए, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो अलग अलग चुनावों में अब दूसरे प्रदेशों में भी अपनी धाक जमाना चाहते हैं। खासकर लोकसभा चुनाव में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर उनके नेता समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। अब देखना है कि आजम खान और इसके अलावा जो नेता हैं जो दूसरे प्रदेशों में, खासकर अबू आसिम आजमी की बात की जाए तो उन्होंने 2 सीटों की जो मांग की है
उसको जो विपक्षी एकता है उसमें कैसे एडजस्ट किया जाएगा। फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र के ऐसे कई और सीटें भी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपनी लिस्ट अभी फिलहाल वो लाइन में हैं और वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। बरेली घटना को लेकर आज एडीजी जोन अयोध्या पहुंचे और उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक करके कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। और बकरीद बीत जाने के बाद मुहर्रम त्यौहार हो, चाहे कांवड़ या हो या सावन झूला मेला हो या मणि पर्वत मेला हो, उसको लेकर अधिकारियों के पेच कसे हैं। आज एडीजी जोन अपने आला अधिकारियों के साथ, आईजी प्रवीण कुमार के साथ या कमिश्नर डीएम नीतीश कुमार एसएसपी के साथ कांवड़ यात्रियों पर और नागेश्वर नाथ पर जल अभिषेक कर रहे यात्रियों पर पुष्प बरसा कर श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन भी किया। और उसी क्रम में आज कानून व्यवस्था की समीक्षा भी उन्होंने की और आने वाले त्यौहार जो मणि पर्वत मेला है या मुहर्रम है उसी भी समीक्षा की कि धर्म गुरुओं के साथ वार्तालाप करके स्थापित करके अधिकारियों उन्होंने निर्देश दिया कि हर त्यौहार में आने वाले कुछ संतों के साथ या जो मौलाना लोग हैं उनके साथ बैठक करने समीक्षा स्थापित करके कानून का भरोसा दिलाएं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 31 जुलाई तक यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है, ऐसे में जहां एक तरफ यातायात के प्रति लोगों को जागरूक पुलिस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल लाइंस क्षेत्र में खुलेआम यातायात नियम का उल्लंघन हो रहा है। ज़्यादातर लोग ट्रिपलिंग करते नजर आ रहे हैं और गाड़ियों पर बिना हेलमेट के वाहन चलाते दिख रहे हैं और सीट बेल्ट का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के इंग्लिश मीडियम के पढ़ने वाले स्कूल के छात्र भी यहाँ ट्रिपलिंग करते वाहनों पर नजर आ रहे हैं और बिना हेलमेट के नाबालिग बिना डीएल के वाहन दौड़ा रहे हैं सड़कों पर। इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। मगर जिस तरह से नाबालिग युवक छात्र गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और बिना लाइसेंस के ये गाड़ी सड़क पर चलाते हैं और इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। अब आने वाले समय पर किस तरह से स्कूल प्रशासन और पुलिस इन पर कार्रवाई करेगा ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली यूपी पुलिस ने अपनी बेहतर कार्यशैली के चलते गुजरात में भी अपने झंडे गाड़ दिए। आपको बता दें कि दरअसल गुजरात के सूरत में एक सराफा व्यापारी के घर हुई लूट की घटना को लगातार खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुजरात पुलिस काम कर रही थी, लेकिन इस पूरे मामले की सूत्र कानपुर देहात से जुड़े निकले, जिसके बाद कानपुर देहात पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन कर बीते दिनों 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से मोटी रकम बरामद हुई थी। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला था। हालांकि जल्द ही कानपुर देहात पुलिस और गुजरात पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 14,20,000 रुपए भी बरामद हुए। और कानपुर देहात पुलिस की इस बेहतर कार्यशैली के चलते गुजरात के पुलिस कमिश्नर ने कानपुर देहात पुलिस को 40,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर उसे सम्मानित किया है। तो कहीं न कहीं यूपी पुलिस जिस तरीके से अपनी बेहतर कार्यशैली के चलते अब सुर्खियां बटोर रही है, तो वहीं कानपुर देहात पुलिस का नाम भी गुजरात में रोशन हो रहा है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। कानपुर में दबंगों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ा रूप लेती जा रही हैं। कभी नाली का विवाद होता है तथा कभी खेतों का विवाद होता है। ऐसा ही एक मामला आज मिर्जापुर के सांड थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां दबंगों ने 65 वर्षीय बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। खेतों से पानी लगाकर लौटते हुए बुजुर्ग पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने उन लोगों का खेतों का पानी अपने में पलट लिया। देखते ही देखते लाठी डंडों से दबंग लोग बुजुर्ग पर टूट पड़े। बचाने आई उनकी नाबालिग नातिन तथा उनकी बहू पर भी जानलेवा हमला किया तथा गंभीर चोटें पहुंचाई। 112 पुलिस पर बुलाने पर भी दबंगों का अत्याचार कम नहीं हुआ तथा गांव में वे घूम कर अभी भी परिवार को धमका ही रहे हैं। इस मामले की शिकायत लेकर आज पीड़िता अपनी बच्ची के साथ और बुजुर्ग के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची तथा न्याय की गुहार लगाई। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर। भीषण गर्मी के चलते अलीगढ़ की जनता में त्राही मची हुई है। वहीं जनता का कहना है कि इस मौसम में विद्युत कटौती जो है एक तरह का श्राप बनी हुई है, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना
पड़ रहा है। इसी को लेकर आज नगला मेहताब की महिलाओं ने बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए बताया कि 24 घंटे से बिजली न आने के कारण उन्हें गर्मी में किस तरीके से रातें बितानी पड़ती हैं। सुबह जब होती है तो उन्हें स्कूल जाने के लिए बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिजली न आने के कारण पानी की भी समस्या अहम बनी हुई है। और अहम समस्या का निजात अगर विद्युत विभाग द्वारा बिजली पूर्ति समय से न दी गई तो इसी को लेकर महिलाओं का कहना यह है कि वह आगे को उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। अमेठी में भारी उमस के साथ अमेठी जनपद में बढ़ रहा है आई फ्लू का प्रकोप। स्कूली बच्चों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी आ रहे हैं आई फ्लू के चपेट में। आई फ्लू और उमस भरी गर्मी के प्रकोप से छात्र हैं परेशान। आई फ्लू के मरीज से अस्पतालों में लग रही है लंबी कतारें। भारी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचकर करवा रहे हैं अपना इलाज। विद्यालय की सूचना पर मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों का किया है परीक्षण, जिसमें 3 दर्जन से अधिक बच्चों में संक्रमण पाया गया है। आई फ्लू से बचाव के लिए डॉक्टरों ने बच्चों के साथ लोगों को भी किया है जागरूक। जामू के सर्वोदय साइंस कॉलेज के 3 दर्जन से अधिक बच्चे हैं स्वाइन फ्लू के चपेट में। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी अमेठी स्वास्थ्य विभाग इस पर अंकुश लगा पाता है या कि ये फ्लू बढ़ता ही रहेगा। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में ऐतिहासिक आज माहौल रहा। इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर से यहां पर श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। दरअसल सावन के आज तीसरे सोमवार में बन रहे संयोग के बीच आज प्रशासन के द्वारा शिव भक्तों और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। सुबह करीब 7:30 बजे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। दरअसल पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और इस हेलीकॉप्टर में बाराबंकी के जिला अधिकारी अविनाश कुमार व पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह सवार हुए। उन्होंने शिव भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की तो इस दौरान हर हर बम बम के जयकारों से लोधेश्वर महादेवा धाम गूंज उठा। दरअसल आज सावन के तीसरे सोमवार पर लाखों की संख्या में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पौराणिक लोधेश्वर महादेव धाम पहुंचे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता की हैं और श्रद्धालुओं के स्वागत में उत्तर प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। ये पुष्प वर्षा लोधेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास में पहली बार हुई। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। खेत में मजदूरी करने गए अधेड़ को लगी करंट की चपेट में आने से आनंद फानन में परिजन उसे प्रतापगढ़ जिला मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। जैसे ही पीएम से शव वापस आता है तो वहीं परिजन और स्थानीय नाराज होकर पावर हाउस चिबला में शव को रखकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन में परिजनों ने अपनी मांग रखी कि उनकी 2 बेटियां हैं, उनको आर्थिक सहायता की जाए बिजली विभाग द्वारा। वही मौके पर पहुंचे सदर विधायक राजेंद्र मौर्य के प्रतिनिधि अरुण मौर्य ने पहुंचकर तत्काल प्रभाव से जेई को दी सूचना। मौके पर जेई भी पहुंचकर जेई और अरुण मौर्य के आश्वासन पर परिजनों ने अंतिम संस्कार को लिए हुए तैयार। वही अरुण मौर्य जो कि सदर विधायक के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा और जेई के द्वारा आश्वासन दिलाया गया है कि जल्द ही परिवार को पालन पोषण के लिए कुछ मुहैया कराई जाएगी सुविधा, जिसको लेकर परिजन अंतिम संस्कार के लिए हुए तैयार और शव लेकर अपने घर के लिए हुए रवाना। वहीं आज भी अंतिम संस्कार शव का नहीं हो पाया है क्योंकि उनके 2 बेटे बाहर रहते हैं और जल्द ही आने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कल मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। बिजली चोरी और बाईपास को लेकर जहां बिजली विभाग लगातार मुहिम बनाकर अभियान चला रहा है और लोगों पर
सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। वहीं बिजली विभाग के कुछ संविदा कर्मचारी अब एक नया तरीका ईजाद कर चुके हैं जिससे वो उन उपभोक्ताओं को लाभ दे सके जो कटौती करके यानी बिजली चोरी करके बिजली जला रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं वो खुद भी लाखों का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण रायबरेली से आज सामने आया जहां पर पुलिस ने आज 3 संविदा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जो लाखों का हेराफेर यानी लाखों की हेराफेरी करते थे और बिजली विभाग को पूरी तरीके से लाखों का चूना लगाते थे। मामला क्या है जरा सा समझ लीजिए। आपको बता दूं कि 3 संविदा कर्मी हैं जो मीटर लगाने को लेकर यानी जो तेज मीटर होता है उसको खराब करके स्लो रीडिंग वाला मीटर लगाते थे और इस एवज में उपभोक्ता से लाखों रुपए ऐंठते थे और लगातार इस धंधे में एक लंबे समय से वो लोग लगातार निरंतर काम कर रहे थे और कारण यही है कि किसी न किसी तरह से लोगों की बिजली कम आ रही थी और कहीं ना कहीं बिजली विभाग का नुकसान भी हो रहा था। ऐसे में अचानक ऐसे में उनकी कहीं ना कहीं पोल खुल गई और ये तीनों आरोपी पुलिस ने धर दबोचे हैं। इनके पास से 126 मीटर खराब मिले हुए हैं और 1 मीटर एक ऐसी मशीन उनके पास मिली है जो मीटर को खराब कर देती है और उनके पास कई ऐसे उपकरण बरामद हुए जिससे वो इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह विभाग में ही चोर शामिल हैं तो आगे जनता जो चोरी कर रही है उन पर अंकुश कैसे लगेगा, ये देखने वाली बात है। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ सड़कों को लेकर के बेहतर व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं, वही श्रावस्ती का हाल देखिए। श्रावस्ती की सड़कें काफ़ी टूटी फूटी हुई हैं। यहाँ के जो राहगीर हैं इनको आने जाने में काफ़ी बड़ी समस्या उठानी पड़ रही है। 22 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर 2022 को बताया गया था कि जनपद में जितनी भी सड़कें खराब हैं, इनके हालात खस्ता हैं, उनको गड्ढा मुक्त करने का काम किया जाएगा। लेकिन श्रावस्ती में कुछ नज़ारा कुछ और ही है। आप लोग देख सकते हैं सड़कों की हालात क्या है, सड़कें कितनी टूटी फूटी हैं और कितनी बड़ी समस्या होती है लोगों को आने जाने में। अगर देखा जाए तो 2022 नवंबर बीत गया और 2023 नवंबर आने को है, लेकिन सड़कों की बदहाल सूरती ज्यों के त्यों बनी हुई है। अभी आप देख सकते हैं ओवरलोड वाहन इसी रास्ते से गुजर रहा है, काफ़ी ओवरलोड वाहन है। देखो अगर कैसे जा रहा है वाहन, कितने धीरे धीरे से लोग जा रहे हैं। सड़कें काफ़ी टूटी फूटी हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चंद्र प्रकाश शुक्ला के साथ जनता टीवी श्रावस्ती।